अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। 7 से 8 के नाज़रीन को पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह कुर्रा अर्ज़ पर सुपर पावर बनने जा रहा है। अब वाकई ऐसे मामलात हो रहे हैं कि दुनिया पाकिस्तान आना चाहती है, पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहती है। इसे आप इमरान खान की बेहतरीन खारजा पॉलिसी कह लीजिए या इदारों की मावनत, लेकिन मुझे तो यहाँ पाकिस्तान आर्मी को क्रेडिट देना होगा। अगर पाकिस्तान में अमन कायम न होता तो जो कामयाबियों के समरात अब मिलने जा रहे हैं शायद ही मुमकिन न होता। अगर पाक दुश्मनों को वो ज़र्ब न लगती, अगर फसादियों को उनके ठिकानों पर न पहुंचाया जाता तो आज दुनिया पाकिस्तान के कदम चूमने न जा रही होती। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है। क्या मलेशिया, क्या मुत्तहदा अरब इमारात, क्या टर्की, क्या अमेरिका, क्या कतर, क्या बिल गेट्स, क्या चीन, कौन है जो पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करना चाहता। इसीलिए तो कप्तान को कहना पड़ गया कि ये सुनहरी और आखिरी मौका है। पाकिस्तान तरक्की की राहों पर चलने के लिए नहीं बल्कि दौड़ने के लिए भरपूर तैयार है। सऊदी वली अहद दौरा पाकिस्तान में इस तारीखी सरमायाकारी को हतमी शक्ल देंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान एक नए दौर का, एक नए मजबूत रिश्ते की बुनियाद रखी जा रही है, जिसके समरात पाकिस्तानी अवाम के लिए मुस्तकबिल करीब में यकीनन इंतहाई साजगार साबित होंगे। लेकिन तब्दीली सरकार का एक और राबता है जो अवाम के लिए परेशानी का बाइस बन रहा है, क्योंकि हम IMF के पास जा रहे हैं। इसका असर मईशत पर क्या होगा? फिलहाल अवाम पर इसका असर अच्छा नहीं पड़ा है। इस पर तफसीली तौर पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए चलते हैं। कराची में यूसी चेयरमैन की फायरिंग से इरशाद रांझानी की हलाकत। तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर यूसी चेयरमैन रहीम शाह गिरफ्तार। DIG ईस्ट आमिर फारूक कहते हैं रहीम शाह ने जख्मी इरशाद को अस्पताल पहुंचाने में रुकावट डाली। केस की तफ्तीश में कोई ज्यादती नहीं की गई। इरशाद के घर वाले FIR करवा सकते हैं। फैक्ट्स हैं, उसमें चीज़ साबित होती है कि ये वाकया पैसे स्नैचिंग का है। उसमें उन्होंने पैसे ड्रॉ किए थे नर्सरी के पास से और उनको वहीं से फॉलो किया गया। इरशाद रांझानी की फैमिली के साथ, उसके भाई मुनव्वर के साथ राब्ते में है। अनियत मर गई है। वो बंदा चाहे चोर हो डकैत हो, मैं नहीं अल्ले मैं एक तो उसको लिखते हैं डेकॉइट। ओ भाई, तुमने तफ्तीश ये कर ली अभी तक कि वो डेकॉइटी थी। बाकी जो उसको मरता हुआ देखा वो तुम्हें नजर नहीं आया, उधर जो तड़पता हुआ वो नजर नहीं आया तुम लोगों को। इरशाद रांझानी वाकई में पुलिस मुलव्वस है, वक्त पर पहुंची नहीं, जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं पुलिस के माइंड सेट को बदलना होगा। पुलिस में हर सतह पर इंसानियत डालने की जरूरत है। अगर जरूरत पड़ी तो खुद FIR कटवाऊंगा। मासूम अमल की जान गई, कुछ न हुआ। बेगुनाह इंतजार और मकसूद का कत्ल हुआ, किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। डाकू मारा गया तो सिंध हुकूमत जाग उठी। डाकू को बर वक्त अस्पताल मुंतकिल क्यों ना किया? रांझानी हलाकत केस में वजीर आला सिंध का अजीबो गरीब फैसला। एडिशनल IG कराची अमीर शेख को ओहदा छोड़ने के अहकामात दे दिए। महकमा SNG DAD को अहकामात वसूल। हम करीब आ गए हैं कि IMF के साथ मायदा हो जाएगा, तो इस वक्त अगर ज़रूरत है वो कर भी लें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसको आखिरी मायदा बनाना है। और वो आखिरी होगा जब आपका कारोबार बढ़ेगा, आप सरमायाकारी करेंगे, आप तिजारत करेंगे, आप सनत को बढ़ाएंगे, उसी से होगा। IMF के साथ मुआहदे को आखिरी बनाएंगे, पाकिस्तान की सरमायाकारी से मुल्क को आगे ले जाएंगे। मईशत को बाहर से आकर कोई नहीं बनाएगा। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं हम ठीक फैसले करेंगे तो मईशत उठेगी। अगले बजट में टैक्स के तरीक़ेकार में आसानी लाएंगे। ईरान और अफगानिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने पर भी जोर। सिर्फ ये बात हुई थी कि हम लोग IMF प्रोग्राम में जाएंगे, बस कुछ डिस्कशन ही नहीं हुआ है। और जो भी आपको इस तरह से बातें करनी है, प्लीज गो टू द फाइनेंस मिनिस्टर। मैं आपको कुछ बोलूंगा ना तो कल हेडलाइंस आ जाएंगे। IMF प्रोग्राम में जाने की बात हुई, बिजली या गैस की कीमतों में इजाफे पर कोई बात नहीं हुई। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा दरामदात में 5% कमी से तिजारती खसारा भी 5% कम हो गया। रुपए के कदर में मजीद कमी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये जो करेंसी डिवैल्यूएशन हम लोगों ने किया, इसका जो रिजल्ट्स है ना, वो इंशाल्लाह आइंदा 5 महीनों में वो आ जाएगा। फैसलाबाद के गांव में 3 साला बच्ची कशफ की मौत मौमा बन गई। कब्रिस्तान से मिलने वाली लाश पर कुत्ते के काटने के निशान। अहले खाना ने बताया बच्ची मुलाजिम के पीछे घर से निकली थी। पुलिस हुक्काम कहते हैं घर वाले बच्ची को अस्पताल लेकर गए, न ही कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। बेटी नहीं चाहिए। लाहौर में मुबैना तौर पर हामिला बीवी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। अल्ट्रासाउंड में बेटी जाहिर होने पर शौहर ने निम्रा पर दबाव डाला। मकतूला के भाई का इल्जाम, मौत को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। ये मुदई का मौक़िफ़ है कि ये कुछ अर्सा पहले उसको भेजा गया था लड़की को घर कि जाके आप जो है ना ये बच्ची है और इसको अबार्ट करवा के हैं, लेकिन अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी। दूसरे स्टिल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेटेड है और इसकी रोशनी में फिर आइंदा इंशाल्लाह आगे तफ्तीश को जो है ना वो मुकम्मल किया जाएगा। पानी निकाल के तंग आ गए, पानी खत्म ही नहीं होता है। देखो ये आपके सामने तब्दीली है कि हमारे को पीपल्स पार्टी वाले वो दे रही है। औरंगी हो, बल्दिया हो, लियारी हो, कराची के जिस इलाके में जाओ गटर का पानी रास्ता रोकता है। समा ने काले पानी के खिलाफ मुहिम चलाई तो PTI MA ने आलमगीर खान भी नंबर बढ़ाने मैदान में उतर आए। सीवरेज का पानी जमा करके वजीर आला हाउस के सामने फेंक दिया। बोले शहर में गंदा पानी सड़कों पर खड़ा है, इदारों को शिकायत दे दे कर थक गया हूँ। मैं आज मायूस होकर इस शहर का मुकदमा लड़ने आया हूँ। इस शहर का गंदा पानी जो सड़कों पे खड़ा है वही पानी इकट्ठा करके इधर हमने फेंका है CM हाउस के अंदर, ताकि इनको एहसास हो कि एक आम आदमी किस दर्द से गुजर रहा है। आर्मी चीफ से इस्लामी फौजी इत्तेहाद के वक्त की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा और राहील शरीफ की मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बहुत बेहतरीन और आवाम के मफाद के मौजू के साथ आज प्रोग्राम को ओपन करने जा रहे हैं। सरमायाकार देन न करें फिर न कहना खबर न हुई। सादे लफ्जों में वजीर आज़म इमरान खान का पैगाम यही तो है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत एक नया रुख इख्तियार करने वाली है। माशी बहरान से निकलकर ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारती सतह पर एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। 16 फरवरी को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान नई तारीख रकम करेगा। पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी का इम्कान से कहा जा रहा है। इन मनसूबे के तहत गवादर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा, जबकि ऑयल रिफाइनरी भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी। सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई और सनत और मादनी इंजीनियर खालिदुल फालेह ने भी गुज़िश्ता माह दौरा पाकिस्तान में तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी का ऐलान किया था। गवादर के दौरे पर थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए अहमियत के हामिल ममालिक हैं। वज़ीर पेट्रोलियम चौधरी गुलाम सरवर खान के मुताबिक सऊदी वली अहद के दौरे के मौके पर मुजव्वज़ा तेल रिफाइनरी के समझौते पर दस्तखत मुतवक्के हैं। बलूचिस्तान में जल्द जदीद ऑयल रिफाइनरी का संग बुनियाद रखा जाएगा। गवादर में मुजव्वज़ा ऑयल रिफाइनरी $10 अरब की लागत से तामीर की जाएगी। ऑयल रिफाइनरी यौमिया 2,50,000 बैरल तेल रिफाइन करेगा। सितंबर 2018 में पाकिस्तान ने सऊदी अरब को CPEC में तीसरा पार्टनर बनने की दावत दी थी और इमरान खान ने सऊदी वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत दी थी। सऊदी वली अहद के दौरे से पहले इस्लामी ममालिक के फ़ौजी इत्तेहाद का वफ़द जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की क़यादत में दो रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ ने मुलाकात की है। 41 इस्लामी ममालिक के फ़ौजी इत्तेहाद के सरबरा जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ वज़ीर आज़म इमरान खान से खुसूसी मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में जनाब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू होगी। दोनों ममालिक के हवाले से मुलाकात में अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर और दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए इक़दामात पर गौर किया जाएगा। इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद के वफ़द का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है।
गुज़िश्ता बरस अगस्त में हुकूमत संभालने के बाद इमरान खान ने अपना पहला सरकारी दौरा सऊदी अरब का किया था और अब ये ताल्लुकात एक नई सहर की खबर दे रहे हैं। इस बारे में बात करने के लिए प्रोग्राम में खालिद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, आपको मैं वेलकम कहूँगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोस्ती का ये रिश्ता रिश्तेदारी में नहीं बल्कि सरमायादारी में, सरमायाकारी में बदलने जा रहा है, मज़ीद मुस्तहकम होने जा रहा है रिश्ता। खालिद साहब जी देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला कहा जा सकता है वो एक अमन व अमान की सूरत हाल पर खासी हद तक काबू पाया जा चुका है। फिर जो खारजा मुहाज पे हमें एक तन्हाई का सामना था उसमें बड़ी हद तक कमी आई, लेकिन मुआशी मामला जो है वो हमारे काबू में अभी तक नहीं आ सका उस अंदाज में। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जहाँ एक टेम्परेरी इकदाम करने की ज़रूरत है, जो हमारी वक्ती ज़रूरियात हैं अदायगियों के हवाले से, उस सिलसिले में तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है। और ये इसमें भी कलीदी रोल जो है वो सऊदी अरब का है और उसके बाद मुत्तहिदा अरब इमारात भी उन्हीं के खतूत पे चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान को सऊदी अरब से ना सिर्फ ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए एक खतीर रकम $3 अरब की वो मिल चुकी है, इसी तरह से UAE ने प्रोवाइड कर दी, लेकिन असल जो लॉन्ग टर्म हमारी ज़रूरत है और जिसमें हम बेनियाज हो सकते हैं इस बात से कि जो रोज़ाना हमें कहीं ना कहीं किसी दोस्त को तकलीफ देना पड़ती है या IMF की तरफ हमें रुजू करना पड़ता है, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अपने वसाइल जो हैं वो इतने हों कि हमारा मुल्क जो है ख़ुद कफालत की तरफ जा सके। अब एक तवील अरसे से सवाए CPEC के पाकिस्तान के अंदर जो डायरेक्ट सरमायाकारी है गैर मुल्की वो बिल्कुल नहीं आई, और उस रोशनी में ये कहा जा सकता है कि जो सऊदी अवलियात हैं उनकी यहाँ जो आमद है वो पहली मरतबा ऐसा है कि उसमें सियासी और सफारती जो एजेंडा है उससे बढ़ के जो इक़्तिसादी एजेंडा है उसको अहमियत दी गई है। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी एक बहुत अहमियत की आमिल चीज़ है। यहाँ पे ना सिर्फ ये कि लोगों को रोज़गार मिलेगा बल्कि जो पाकिस्तान की ज़रूरियात हैं वो भी उनको वो मिनिमाइज़ होंगे। यहाँ अगर ऑयल की रिफाइनरी लगती है तो पाकिस्तान जो अपनी जो तेल बरामद करता है रिफाइंड, उसमें उसको सहूलत उसमें हासिल हो सकती है। लेकिन असल चीज़ यह है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी रकम की सरमायाकारी की इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती, और सऊदी अरब ख़ास तौर पे ये कहा जा सकता है कि इससे पहले उसने पाकिस्तान को आड़े वक्तों में कोई ना कोई मदद तो ज़रूर दी है। ज़रूरत पड़ने पे हमें उधार तेल भी उससे मिलता रहा है, बाज़ औक़ात मुफ्त तेल भी मिला है। एटमी धमाकों के मौके पे हमें मुफ्त तेल मिला था $2 अरब का, लेकिन ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी होने जा रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ उनका सरमाया, खालिद साहब, इसकी अहमियत कुछ और होगी क्योंकि डायरेक्ट इससे आवाम को इससे यकीनन फ़ायदा होगा। शकील भी साथ मौजूद हैं। शकील, एक रक्शे वाला, एक टैक्सी वाला, एक मोटर बाइक वाला, शायद वो इस चीज़ को ना समझता हो कि सरमायाकारी कैसे होगी, उससे पाकिस्तान में कितना फ़ायदा होगा या उसे कितना फ़ायदा होगा। वो तो सिर्फ ये सोचता है कि 2014 से अब तक जो रोटी की कीमत 8-9 रुपए से अब जो 11 रुपए पर आ गई है वो नीचे कैसे आएगी। आप ये बताइए कि सऊदी वली अहद का ये दौरा जो इस वक्त माशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, उस एतबार से कितनी अहमियत रखता है? देखिए किरण, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि मीडियम टर्म में तकरीबन $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान में सऊदी अरब की जानिब से। ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट CPEC के बाद। आप देखें कि सऊदी शहजादे या कतरी शहजादे शिकार के लिए यहाँ ज़रूर आते थे पाकिस्तान, लेकिन अब वो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इम्पोर्ट है एनुअली सालाना, वो $14.4 बिलियन। आप अंदाज़ा लगाएं, जब ऑयल रिफाइनरी गवादर में लगेगी, वो हब बनेगा ऑयल की ट्रेडिंग का, तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो इम्पोर्ट्स हैं, जो उस पे तकरीबन $7 बिलियन का कट लगेगा। पाकिस्तान के रिजर्व आपको पता है $7 अरब रह गए थे अभी रिसेंट डेज में, तो $7 बिलियन एनुअल कट लग जाएगा हमारे जो इम्पोर्ट बिल है। और इसके अलावा रीजनल ट्रेड हब बनने से पाकिस्तान में फर्दर इन्वेस्टमेंट आएगी, एक परसेप्शन चेंज हो जाएगा पाकिस्तान में। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि सारी इन्वेस्टमेंट मिला के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टोटल 5.2 या $3 बिलियन बनती है। तो ये सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान में $10 to $15 बिलियन की मीडियम टर्म में। तो पाकिस्तान के लिए बड़े ब्राइट चांसेस हैं इसके अंदर। ज़ाहिर है आम आदमी को फ़ायदा होगा, जो महंगाई बढ़ रही है पाकिस्तान में, 2% एक्सपोर्ट अभी बढ़ी है 7 माह में, और अगर ये इन्वेस्टमेंट आती है तो एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान की बनेगी क्योंकि पाकिस्तान को जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस,
उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। पाकिस्तान के अंदर से जो ऑयल एक्सपोर्ट होगा चाइना को, सऊदी अरब यहाँ से अगर ऑयल रिफाइनरी पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स लगाते हैं, इसके अलावा मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट का भी इम्कान है, ज़राअत, लाइफ स्टॉक। तो मीडियम टर्म में ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जिनके अंदर सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करेगा और पाकिस्तान की इकानमी को जो मुश्किलात दरपेश हैं, स्पेशली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगी। और दूसरी अहम बात ये कि जिस तरह चाइनीज़ को पाकिस्तान ने काफ़ी कंसेशंस दी थी इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर सी पैक के अंदर, इसी तरह उम्मीद ये है कि सऊदीज़ को भी वो कंसेशंस मिलेंगी। 23 ईयर्स का, 40 ईयर्स का जो टैक्स हॉलीडे है, टैक्स कंसेशंस हैं, वो मिलेंगी सऊदी अरब को। तो यूएई की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आएगी, बाकी कंट्रीज भी आएंगे पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने। बिल्कुल, तो एक ओवरऑल एनवायरनमेंट जनरेट होगा पाकिस्तान के अंदर। खालिद साहब, इमरान खान साहब भी अपनी तकरीर में बता चुके हैं कंपनीज के बारे में, मलेशियन कंपनी के बारे में बताया, दीगर कंपनीज के बारे में बताया। बिल गेट्स चाहते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी करना, अमेरिका चाहता है, कतर चाहता है, यूएई चाहता है। अब एक तो ये संगे बुनियाद इसका आगाज हो रहा है, अगले हफ्ते हम देख लेंगे, अप्रैल तक इसका दावा किया जा रहा है, ये इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। मजीद ममालिक आपको क्या लगता है कितने करीब आ रहे हैं? देखिए, एक खुशाइन बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल पहले से इस अंदाज में बेहतर है कि यहाँ पे अब बैरूनी सरमायाकार जो है उनको पूरे एतमाद के साथ वो यहाँ आ सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने कल जो खिताब किया यूएई में, उसमें भी उन्होंने इसी बात को हाईलाइट किया। एक तो वो एनवायरनमेंट वहाँ पे मौजूद है, फिर उसके बाद हमेशा सरमायाकार जो है वो उसी वक्त आता है जब उसको बहुत अच्छा रिटर्न किसी जगह से मिलने की उम्मीद हो, और वो पैसा अपने पास नहीं रखना चाहता बल्कि वो लगाना चाहता है ताकि उससे वो मजीद पैसा कमा सके। तो अगर पाकिस्तान इस किस्म के कोई इंसेंटिव्स उनको देता है जिससे उनको ज़्यादा बेहतर मुनाफा यहाँ पे मिलता है, तो जहाँ पाकिस्तान का ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी जो कि एक खासे अरसे से तातुल का शिकार है। और हम बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि कुछ जो हमारे दस्तयाब वसाइल थे उनसे उस अंदाज में अपने लिए जो इक्तिसादी तरक्की है, जो शर नमू हमारी है, वो बराए नाम थोड़ी बहुत आगे बढ़ती रही है, लेकिन जितना उसको बूस्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल सका। अगर सरमायाकारी आती है। इमरान खान साहब ने आगाज में कहा था 50 लाख नौकरियों के बारे में, तो क्या उनकी पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग थी? क्या उनको पहले से इस बात का अंदाजा था कि बैरूनी इन्वेस्टमेंट इतनी जबरदस्त आएंगी कि वो 50 लाख नौकरियों का जो दावा कर रहे थे वो दावा पूरा हो पाएगा? करण, मैं समझता हूँ कि अगर ठोस लफ्जों में कहीं पे कोई ऐसी चीज़ यकीनदानी मौजूद ना हो, तो हमेशा जब भी हुकूमतें आती हैं वो प्लानिंग उनकी यही होती है। और जब मुआशी सरगर्मी होती है तो यकीनी तौर पे उससे रोज़गार भी जनरेट होता है। और इसी तवक्को के मुताबिक, और मैं एक बात और जो है वो थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ सऊदी अरब जो है उसकी नेगोशिएशन चल रही है कि वो मादनियात के शोबे में, क्योंकि मादनियात से के हवाले से बलूचिस्तान रिच है, तो वहाँ पे ये बात तय हो गई थी। वज़ीर आज़म का जो दौरा सऊदी अरब था उसमें ये तय हो गया था कि बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो राब्ता करेगी और इस हवाले से कोई लाएअमल तय किया जाएगा। और अगर उस शोबे में भी सरमायाकारी होती है तो मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा एक फॉरवर्ड स्टेप होगा। और उसमें वहाँ पे बलूचिस्तान, जहाँ पे रोजगार का बहुत बड़ा मसला है और उनकी बहुत शिकायत भी है, वो दूर हो जाएगी। और तो इस अंदाज में वहाँ के जो तरक्कियाती अमल है, पॉलिसीज देखते हुए खालिद साहब, हम दावे से की बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन होने जा रहा है। जो दावे हुकूमत की जानिब से किए जा रहे थे, खासतौर पर 50 लाख नौकरियों के हवाले से, इस मुआहदे को और इस तरह की सिचुएशन को आगे बढ़ता हुआ देखकर हम कह सकते हैं कि शायद ये दावे सही होने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, शकील आप साथ मौजूद थे। एक और ज़रा कन्फ्यूजन है आवाम को, पिछले कई सारे दिनों से सुनने में ये आ रहा था कि IMF के पास नहीं जा रहे, लेकिन अब फाइनली हम IMF के पास जा रहे हैं। इस पर तफसीली तौर पर बात कर लेंगे। IMF के पास नहीं जा रहे हैं, IMF के पास ज़रूर जाएंगे। हुकूमत महीनों बाद ये पहेली आखिरकार हल करने में कामयाब हो गई है। तब्दीली सरकार ने आलमी मालियाती फंड्स के दरवाजे पर दस्तक देने की बिलाखिर ठान ली है। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर कह रहे हैं कि IMF के साथ मुआहदे को आखिरी बनाएं। लग रहा है कि हम करीब आ गए हैं कि IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा। इस वक्त अगर ज़रूरत है वो कर भी लें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसको आखिरी मुआहदा बनाना है। और उसके अंदर कमी आई है, IMF ने अपनी पोजीशन बदली है। सही फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की मैशत उठेगी। टैक्स नेट बढ़ेगा दो तरीके से, एक आसानी पैदा करेगा। मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा भी हुआ है कि वज़ीर आज़म IMF से मुज़ाकरात में शरीक हुए हैं।
IMF की सरबराह क्रिस्टियन लगार्ड ने पाकिस्तान की मदद की हामी भरी है, लेकिन ये मदद पाकिस्तान की आवाम की किस हद तक मदद करेगी? क्योंकि IMF को लेकर आवाम के ख्यालात अच्छे नहीं हैं। आवाम को खौफ है कि कहीं बिजली गैस की कीमतें ना बढ़ जाएं, महंगाई की शरह मज़ीद ना बढ़ जाए, टैक्सेस का बोझ मज़ीद ना लाद दिया जाए। तो वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू ने IMF से कर्ज के बदले गैस और बिजली मज़ीद महंगी करने की खबरों को गुमराह कुन करार दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से क्रिस्टियन लगार्ड की मुलाकात में ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद तो पहले ही बता चुके हैं कि आवाम को मज़ीद सख्त फैसलों का सामना करना पड़ेगा। सुने शेख साहब की बात भी सुन लीजिए। IMF के पास मैंने पहले दिन कहा था, कौम मुझे माफ़ करे, मैं सच्चा आदमी हूँ, झूठ बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। IMF के पास जाना पड़ेगा, माफ़ी करें, माफ़ कर दें मुझे इकोनॉमिस्ट सारे। IMF के पास जाएंगे कि वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक बैंक, ABP, फिर सब के दरवाजे खुल जाएंगे। ये इमरान खान की हिम्मत है, उसका और बोझ पड़ेगा 2-3 महीने में लोगों। ये इमरान खान की हिम्मत है जो 2-2 अरब रुपया, 2-2 बिलियन डॉलर, 3-3 बिलियन डॉलर चीन से ले आए। जनाब, IMF के पिटारे से $6 पाकिस्तान को मिलने का इम्कान है, लेकिन ये डॉलर शराइत के लिफाफे में बंद होंगे। आखिर होने क्या जा रहा है? तब्दीली सरकार ने भी कर्ज को फ़र्ज समझ लिया है, या आप अपने साथ क्या कुछ लाएगा? आवाम को रिलीफ मिलेगा या फिर मज़ीद तकलीफ मिलेगी? इस पर बात करने के लिए शबर जैदी माहिर माशियात प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद सुहेल माशी तज्जियाकार हैं, साथ मौजूद हैं। शबर साहब, हुकूमत ने IMF के पास जाने का फैसला कर लिया है, ताख़ीर से कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद है हमें? देखिए अगर किरण साहब, अगर आपको याद हो तो शायद मैं पाकिस्तान का उन फ्यू लोगों में से हूँ जो बड़े अरसे से ये कह रहे हैं कि हमें IMF में जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना चाहिए। और नहीं, मैं पढ़ेगा नहीं, मैं इसको थोड़ा सही करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का IMF में जाना पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के मफाद में है। इस बात को मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूँ मैं ये क्यों कहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की जो इकनॉमी पिछले 40 साल में चली है वो तिजारती इकनॉमी थी और उसने पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट को तबाह कर दिया है। और ये जो गवर्नमेंट आई है ये वो गवर्नमेंट है जिसके पास कोई बैगेज नहीं है। ये गवर्नमेंट तमाम गलत माशी फैसलों से आज़ाद है। तो और जो पाकिस्तान की सनती और एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट की तबाही फिरी है पिछले 40 साल में, ये गवर्नमेंट उसकी ज़िम्मेदार नहीं है। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर हम तजारती और बरामदात को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हमारी बरामदात हमेशा वेस्ट को होंगी। वेस्ट का मतलब है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका। ईस्ट कभी हमारा एक्सपोर्टर नहीं हो सकता। तो इस बात के अलावा कि IMF में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं एक सिंपल लॉजिक हमेशा प्रेजेंट करता हूँ कि अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस और उसकी जो एलाइज हैं वो आपके बायर्स हैं और जो दूसरी साइड है वो आपके सप्लायर हैं। तो कोई भी अच्छा बिजनेसमैन अपने बायर को नाराज़ नहीं कर सकता। तो मैं IMF को किसी लिहाज से भी एक गलत कदम नहीं समझता। मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो IMF कह रही है तो इसलिए वो उस साइड से या उस लॉबी से या उस सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड से हमें कुर्बत करनी है, हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है और ये हमारा बिल्कुल सही फैसला है। मैं पिछले 4 महीने से कह रहा हूँ और हम IMF का बहुत बड़ी टेंशन को दूर कर रहे हैं क्योंकि IMF को लेकर अजीब ख्यालात आते हैं, गैस महंगी हो जानी है, बिजली महंगी हो जानी है, सख्त फैसले आ जाने, तो आप आवाम की टेंशन को दूर करें। सुहेल साहब भी साथ मौजूद हैं, उनका कमेंट भी ले लेती हूँ। आपकी इस बात पर सुहेल साहब का कमेंट भी ले लेती हूँ। सुहेल साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से, IMF के पास जाना माशी मुस्तकबिल के मफाद में, जैसा कि शबर साहब कह रहे हैं? क्या लगता है आपको मुमकिन शराइत क्या हो सकती है? ना सिर्फ मफाद में है बल्कि जितना जल्दी हो जाता है फैसला तो वो मफाद ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और माँ सिवाय 1, 2, 4 इकोनॉमिस्ट के मेरे ख्याल में सबकी ये कंसेंसस रहा है ऑलमोस्ट कि IMF के पास जाना चाहिए। और ये जो परसेप्शन है कि IMF के पास जाने से नुकसान होता है, आई थिंक वो परसेप्शन बिल्कुल सही नहीं है। नुकसान जब होता है कि जब आप IMF को कर्जा वापस लौटाने के बाद जो रिफॉर्म प्रोसेस होता है उस राह से आप हट जाते हैं।
और जिस तरह आपने कहा कि क्या गैस की प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस महंगी होंगी, तो देखें अगर एक जब मरीज़ बीमार हो और उसको हम पेन किलर पे एक्सटेंशन देते जाएं जो पिछले 6 माह से हो रहा है, और उसकी जब सर्जरी हो और उस सर्जरी में उसको कुछ तकलीफ़ ना हो, ये नहीं हो सकता। अगर मुल्क नुकसान में है, मुल्क में टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है, मुल्क की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही हैं, तो किसी ना किसी को किसी ना किसी लेवल पे नुकसान ज़रूर होगा। और ये वैसा ही नुकसान है कि जो एक डॉक्टर के पास जाने से, सर्जरी करवाने से जो नुकसान होता है, मगर जब उसको तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है, जब वो बीमार तंदुरुस्त हो जाता है, तो फिर वो चलने फिरने और फिर भागने भी लगता है। तो मेरे ख्याल में ये आपका कहना बिल्कुल बचा है कि आवाम को नुकसान होगा, महंगाई बढ़ेगी, मगर ये कॉस्ट हमने एक दफ़ा नहीं दी है, बेशुमार दफ़ा ये कॉस्ट हमने भरी है ताकि मुल्क जो है सही पैमाने पे। यानी वज़ीर ख़जाना साहब जो कह रहे हैं कि ये आखिरी दफ़ा जाना पड़ेगा, तो इस आखिरी टीके के बाद आप समझ रहे हैं कि सेहतियाबी मुकम्मल हो जाएगी। अब सुहेल, आज मार्केट ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्या समझते हैं? नहीं, देखिए मार्केट के डायनामिक्स और इकोनॉमी के डायनामिक्स फ़र्क भी होते हैं। मार्केट चलती है परसेप्शन पे, परसेप्शन जो क्रिएट किया गया था, क्योंकि जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में भी बताया कि ये बहुत रेयर होता है कि वज़ीर आज़म जो है वो IMF के हेड से मिलता है, तो इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद शायद लोगों को तवक्कुआत थी कि कोई प्रेस रिलीज़ इस तरह की आएगी कि हम मुआहिदा हो चुका है और अब जो है IMF का बोर्ड उसको अप्रूव करेगा, मगर उसके बरक्स प्रेस रिलीज़ बहुत न्यूट्रल से पॉजिटिव आई है, बट उसमें ये कहीं भी इंदिया नहीं दिया गया कि डील हो गई है। ऑल्दो ये सिग्नल ज़रूर दिया गया है कि हम उसकी तरफ गामज़न है, जिसका आज वज़ीर ख़जाना ने भी कहा कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो मार्केट ने कुछ तवक्कुआत बांध ली थी जो जिसके बरक्स चीज़ें हुई, इस वजह से कुछ करेक्शन आज ज़रूर देखी गई है। अब शबर साहब, सुहेल साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि अगर किसी बीमारी को दूर करना हो तो किसी न किसी तकलीफ से ज़रूर गुजरना पड़ता है, उसके बाद मुकम्मल सेहतियाबी होती है। हुकूमत कह रही है कि बोझ अवाम पर नहीं पड़ेगा, मुमकिन है ऐसा? देखिए, मैं दो बातें मैंने हमेशा से कहा IMF का प्रोग्राम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं एक बात बड़ी क्लियर वादे कर दूं, सुहेल साहब से मेरी स्पेशल डिसएग्रीमेंट या एग्रीमेंट हो, मैं IMF को माली नहीं समझता। हमारे अंदर इतनी सलाहियत है माशी तौर पर इल्म की कि हम अपने मसाइल को समझते हैं और हमें पता है कि कहाँ पे अवाम पे बोझ डालना है। ये मैं, अगर कोई समझता है कि मैं IMF से डिक्टेशन ले के कोई काम करूँगा और मैं अपने माशी मसाइल को नहीं समझता, तो वो फिर पाकिस्तान को के क्या फिर उसको ये नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की इकनॉमी को नहीं चलाए। अगर हमें किसी टीचर की ज़रूरत है तो हम फिर इस काबिल नहीं है कि मुल्क चलाएं। मेरे ज़ाती ख्याल में हमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है और IMF हमारा टीचर भी नहीं है। ये जो एक परसेप्शन डाला गया है कि IMF आके बताएगा कि हमें क्या करना है, ये बिल्कुल खाम ख्याली है। असद उमर साहब हों, इमरान खान साहब हों और जो लोग हैं, या कम अज़ कम मैं अपने तौर पर समझता हूँ कि मुझे अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान के बुनियादी माशी वसाइल क्या हैं। IMF एक लेंडर है, वो हमें लैंडिंग करने आएगा, वो कुछ हमें प्रिस्क्रिप्शन देगा कि हाँ जी आपको अपनी इकनॉमी को सही करने के लिए ये प्रिस्क्रिप्शन है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आज इमरान खान की गवर्नमेंट और असद उमर साहब में और जो हमारे पीछे सपोर्ट खड़ी है हमारे अवाम की या हमारे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की, उसमें हमारे अंदर इतनी सलाहियत है कि हम उनकी किसी भी गलत बात को ये कह सकते हैं या किसी गलत मशवरे को या नुस्खे को ये कह सकते हैं कि सर ये आज हमारे लिए वायबल नहीं है और हम ये नहीं करेंगे। और आज मैं समझता हूँ जिन माहौल में हम बात कर रहे हैं हम उस नतीजे पे पहुँच चुके हैं। जो लोग जल्दी कर रहे थे वो उनको मैं बार बार ये कहता हूँ कि जी कोई जल्दी नहीं है। मुझे आज भी अगर मैं 1-2 महीने और गुजार दूँ मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं IMF को माली नहीं समझता और मैं अपने अंदर इतनी सलाहियत रखता हूँ कि मैं पाकिस्तान के माशी मसाइल को हल कर सकूं और इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तानी माशी मसाइल को हल कर लूँगा। मैं आखिरी बात पे आता हूँ महंगाई की तरफ। और देखिए मेरा बड़ा सिंपल परसेप्शन है कि आप अगर ट्रेडिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जो कि पाकिस्तान में पिछले 40 साल में हो रही है, तो जब नौकरी ही नहीं हो, किसी के पास पैसे ही नहीं होंगे, तो महंगाई एक रिलेटिव टर्म होती है। अगर मेरे पास नौकरी ही नहीं है तो मेरे पास रोटी खाने के पैसे भी नहीं होते। अगर मुझे नौकरी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो फिर मैं एक रिलेटिवली महंगाई के कॉन्सेप्ट को डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। तो जिस तरफ हम जा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ है, उसमें महंगाई का परसेप्शन वो नहीं है जो मेरी पहले था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब्सिडी जो अगर बिजली पर है या किसी जगह पर है, अगर वो गलत है और सब्सिडी नहीं बननी चाहिए या पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते, उन्हें टैक्स देना चाहिए,
तो उस टैक्स देने वाले जो दे रहा है उससे बोझ पड़ने का कोई चांस नहीं है। हाँ, जो नहीं दे रहा है उसको मैंने ज़रूर सख्ती करनी है और करनी चाहिए, और वो उस सख्ती होगी, मगर उसका ताल्लुक महंगाई से नहीं है। अच्छा, जो तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, और जो टैक्स देने के लिए तो सख्ती होगी, लेकिन क्या टैक्स का मजीद बोझ बढ़ेगा? क्योंकि आवाम पर एक ये खौफ भी है। नहीं, देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं आज एक मीटिंग में इस्लामाबाद में इसीलिए बैठा हूँ आज कि हमने यही उन्हें कहा कि जी देखिए, हम आपको एवेन्यू बता सकते हैं, वो जगह बता सकते हैं, वो स्पेस बता सकते हैं जहाँ लोग टैक्स नहीं दे रहे। हमें IMF को ये समझाना है कि जी हम टैक्स बेस बढ़ाने को तैयार हैं, मगर हम टैक्स रेट बढ़ाने को तैयार नहीं है। मतलब व्हाट आई एम सेइंग कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनको हमें एक रिलीफ देना है। ये हम एग्री करके प्रिंसिपली आज यही एग्री करके उठे हैं, और जो नहीं दे रहे उनको हमारे लिए कोई रियायत नहीं है, उसकी कोई रियायत नहीं है। तो अगर पाकिस्तानी इकनॉमी उन लोगों ने चलानी है जो टैक्स नहीं दे रहे, तो यस उनके लिए अच्छे दिन नहीं है, मगर जो पाकिस्तानी इकनॉमी अगर उन लोगों ने चलानी है जो टैक्स दे रहे हैं और सिस्टम में आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि अच्छे दिन हैं। तो ये किसके लिए अच्छे दिन है और किसके लिए बुरे दिन है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है। यस, IMF ने कहा है कि टैक्स बेस को बढ़ाएं, और मैं भी एग्री करता हूँ बढ़ाएं, मगर किस तरह बढ़ाएं उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये कि मैं टैक्स का रेट बढ़ा दूं, एक तरीका ये कि मैं टैक्सी बेस बढ़ा दूं, या टैक्स का मैं उसका स्पेक्ट्रम बढ़ा दूं। तो अब हमारा जो अप्रोच है वो होराइजन या स्पेक्ट्रम बढ़ाने का है, और यस जो नहीं थे उन पर सख्ती होगी और होनी चाहिए। तो आम आदमी जो महंगाई होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुहेल साहब, क्या लगता है आपको, रुपए की कदर मजीद गिरने का कोई इम्कान है? देखिए, काफ़ी हद तक एडजस्टमेंट हो गई है। हो सकता है कि मामूली एडजस्टमेंट हो जाए, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि जो भी बयानात वज़रा दे रहे हैं, मगर IMF के हमने हिस्ट्री देखी है, जब ये हुआ है तो एडजस्टमेंट हुई है, मगर चूंकि एक बड़ी एडजस्टमेंट हो चुकी है तो शायद कोई मेजर ना हो बट माइल्ड सी एडजस्टमेंट हो। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट का भी एक्सपेक्टेशन है कि शायद 4.5% बढ़ गए हैं और हो। और दो बिजली के रेट्स हुकूमत कह रही है कि नहीं बढ़ाएंगे, हो सकता है अभी नहीं बढ़ाए जाए, मगर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बिजली की वो हाई है, जो हम गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है आवाम को वो कम है, तो उसमें सब्सिडी का एलिमेंट है। तो हो सकता है कि शायद आगे जाके ग्रेजुअली उसको भी पास ऑन किया जाए। अब वो हुकूमत की स्मार्टनेस पर है कि वो अमीरों को पास ऑन करती है या गरीबों को पास ऑन करती है। टैक्सेस का भी हम सुनते आ रहे हैं, जो शब्बर साहब ने कहा पिछले कई सालों से कि जो टैक्स दे रहा है उस पर नहीं होगा। पिछले 15 साल की हिस्ट्री भी है, पिछले 6 माह की भी हिस्ट्री है। आप अपनी तनख्वाह उठा के देख लें, हम अपनी तनख्वाह उठा के देख लेते हैं। हमारे सामने एक और बंदा बैठा होता है जो टैक्स रिटर्न नहीं भरता, उसको नोटिस भी नहीं आते। तो ये बातें बहुत अच्छी हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पिछले 10-15 साल की जो हिस्ट्री रही है उसमें जो अनटैक्सड एरिया है उसको टैक्स नहीं किया गया, और जो टैक्सेस दे रहे होते हैं उसी को टैक्स किया गया। अल्लाह करे ये चीज़ हो जाए, मगर हिस्ट्री पिछले 10-15 साल की, ऑल्दो वो कोई रेफरेंस नहीं है हिस्ट्री, मगर उससे तो ये जाहिर नहीं होता कि हम सर्विस सेक्टर को, रिटेल सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, और जो करोड़ों लोग जिनके अकाउंट हैं, जो नॉन फाइलर हैं, जिसको हुकूमत कहती है कि आप नॉन कंप्लाइंट हैं, उन पर भी अभी तक तो कोई सख्ती नहीं की। अल्लाह करे कि ये सख्ती हो और IMF की ठीक है। जो तज्जियाकार मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं उन नाज़रीन को बता दिया है कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। IMF के पास जा तो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होने वाला। और अगर हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर बनाती है तो जी हाँ, उन लोगों के लिए अच्छे दिन नहीं शुरू होने वाले अब जो टैक्स जोड़ रहे हैं। तो अपना टैक्स टाइम पे करें। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो साई सरकार ने एक बड़ा अजीबोगरीब फैसला किया है। किस तनाजुर में इस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। शुक्रिया। वेलकम बैक वंस अगेन जी। नैब की फुर्तियों से ऑपोजिशन के साथ साथ अब सरकार भी परेशानी में नजर आ रही है। एहतिसाब सबके लिए ये नारा लगा, और ये नारा लगाने वाली जमात के वज़रा जिनका कहना था कि एहतिसाब उनकी जमात से शुरू होगा। आज़म सवाती और अलीम खान की पकड़ के बाद वज़रा एहतिसाबी इदारे की सरगर्मियों पर अब वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद दिलाती हूँ आपको, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ठीक 1 महीने पहले ही तो निजी टीवी में प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा था कि नैब हेलीकॉप्टर केस चलाकर वज़ीर आज़म की तौहीन कर रहा है। याद करें उनकी बात।
वजीर इत्तलात कहें या कोई और कहे या कोई कुछ भी कहे, लेकिन वजीर आज़म इमरान खान के हेलीकॉप्टर के खर्चे के चर्चे के बाद हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का मामला अच्छा खासा गर्म है। इमरान खान पर सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। नैब की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की तैयारी कर ली गई है। खैबर पख्तूनख्वा नैब ने हेडक्वार्टर को मरासला भिजवा दिया है, जिसमें हेडक्वार्टर के एतराज़ पर सबूत भी साथ ही भिजवाए गए हैं। सबूत में हेलीकॉप्टर की लॉग बुक और दौरों की तफसील शामिल है। इमरान खान के अलावा हेलीकॉप्टर पर सफ़र किस किसने किया, इसकी लिस्ट भी मांग ली गई है। वज़ीर आज़म के गिर्द एहतिसाब का जाल बिछाने वाले नैब की आइंदा हिकमत अमली क्या हो सकती है, या इस पर बात करने के लिए नईम अशरफ भट्ट इस वक्त साथ मौजूद हैं। नईम, हेलीकॉप्टर केस से मुतालिक अपडेट क्या है आपके पास? जी किरण, बहुत अहम पेशरफ्त है ये जो नैब की तरीक़ाकार को समझते हैं केस के हवाले से कि जब इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की बात हो तो इट मींस कि बड़े ही कोई सॉलिड सबूत जो हैं वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके पास आ गए या नैब के पास। हुआ ये कि कुछ दिन पहले नैब खैबर पख्तूनख्वा ने फ़ाइल भेजी सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ केस है, वो फ़ाइल भेजी नैब हेडक्वार्टर में और उसमें कहा कि हमने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है और उसमें हमें अब बहुत ठोस सबूत मिले हैं जिसकी बुनियाद पर अब हमें इजाज़त दी जाए कि इसको इन्वेस्टिगेशन सतह पर ले जाएं, जो कि कह लें कि मैक्सिमम होती है। उस पर नैब हेडक्वार्टर ने फिर एक एतराज़ लगाया, क्योंकि ये वज़ीर आज़म का मामला है। आम तौर पे 20 स्केल और वज़रा और जो सियासतदान होते हैं, नॉन पर्सनैलिटी, वो कभी भी ब्यूरो ऑफिस खुद फैसला नहीं करता, उसकी इजाज़त लेना पड़ती है नैब हेडक्वार्टर से। तो ये तो मामला वज़ीर आज़म का था। उस पर नैब हेडक्वार्टर ने फाइल पर ये इतराज़ लगाया कि क्योंकि ये केस बहुत बड़ा है, बड़ी शख्सियत हैं, तो इसके सबूत जितने हैं आपके पास, जो आप ठोस सबूत कह रहे हैं, वो भी हमें साथ भेजें। अब लेटेस्ट ये हुआ किरण के वो सबूतों के साथ फाइल जो है वो नैब हेडक्वार्टर को मिल गई है। यानी दोबारा खैबर पख्तूनख्वा नैब ने वो फाइल लॉग बुक के साथ तमाम तफसीलात के कितनी दफ़ा इमरान खान ने वो हेलीकॉप्टर सरकारी जो है वो इस्तेमाल किया, कहाँ गए, लॉग बुक में सब कुछ दर्ज होता है। नहीं, जो नैब हेडक्वार्टर को तफसील मिल गई है, उस तफसील में, उन सबूतों में क्या है, वो तो तफसीली तौर पर बताएं। जी किरण, उसमें लॉग बुक में ये होता है कि फलां वक्त फलां शख्सियत जो है अब वो किस मकसद के लिए कहाँ गई थी, कितनी दफ़ा ये इस्तेमाल हुआ, वो तमाम चीज़ें उसमें दर्ज होती हैं और वो ही मेन सबूत है। वीडियो, तस्वीरें, वो तो इसके अलावा है। असल जो चीज़ जो ऑफिशियली है वो लॉग बुक होती है जिसमें लिखा जाता है कि फ़लाँ शख्सियत गई, इसलिए वो नाकाबिले तरदीद उसे सबूत कह सकते हैं। दूसरी बात अहम ये है कि जो इंक्वायरी की जब उसको इन्वेस्टिगेशन में लाना होता है, अब नैब हेडक्वार्टर में जब वो फाइल आ गई है सबूतों के साथ, तो वो अब चेयरमैन ऑफिस में दूसरी फाइलों के साथ पड़ी है, जहां जिनको दूसरे जो केसेस हैं जिनको इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन की सतह पर लेकर जाना है। इन्वेस्टिगेशन की सतह का जो इजाज़त है वो बोर्ड देगा, जिसकी चेयरमैनशिप जो है चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल वो खुद करते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी हो जाती है तो फिर नैब बज़ाते खुद वो इन्वेस्टिगेशन बंद भी नहीं कर सकता। ये नैब कवानीन के मुताबिक है कि इंक्वायरी तो वो बंद कर देते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन फिर रेफरेंस लाजमी हो जाता है अदालत में जाने का। अब इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन की अगर मंजूरी देते हैं नैब का बोर्ड, तो फिर एक तो बात है कि वज़ीर आज़म को ज़रूर वो तलब करेंगे और उन्हें पेश होना पड़ेगा, उनके बयान के बगैर वो मुकम्मल नहीं हो सकती। दूसरा, वो रेफरेंस ज़रूर जो है वो फाइल करना पड़ेगा। और एक अहम बात जो सबसे अहम है किरण, कि आम तौर पे ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है ये इंतहाई सीक्रेट है। इससे पहले बहुत कम ऐसे हुआ होगा कि इस तरह के बड़े केस की जो दो बड़ों के आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस है कि ये भेज दें, ये फाइल मिल गई, इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदलें, ये आमतौर पर बाहर नहीं निकलती, लेकिन समा ये अब सामने लेके आया है। इसलिए अब जो फाइल जो है उस पर फैसला नैब बोर्ड के लिए इसलिए थोड़ा सा अब मुश्किल होगा कि अब वो शायद इसको दबा नहीं सकेंगे। हो सकता है
कि इसकी वो फवाद चौधरी इन्वेस्टिगेशन साहब की कह रहे थे मंजूरी कि जैसे नैब दूसरों वजीर आजम की तौहीन करे, लेकिन आप तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि अब जिस पैराए में ये इन्वेस्टिगेशन दाखिल होगी तो वजीर आजम को तलब भी किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नईम आपका। एक बड़ा अजीबोगरीब फैसला सिंध सरकार की जानिब से हुआ है, उस फैसले के हवाले से बात करते हैं। जो भी पुलिस वाले इसमें जिन्होंने एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है, जो कत्ल में शामिल हैं उसके, उनको भी अरेस्ट किया जाए। मुझे कहते जी उसके ऊपर एफआईआर है, तो मैंने कहा तुम्हें पिस्तौल दे दूं, किसके ऊपर एफआईआर है तुम गोलियां मारते रहो उसको। आप सब बंदूकें पकड़े उनको मार दे, पुलिस कुछ नहीं कहेगी, इसलिए पुलिस इंडिपेंडेंट है, ये होता है। उसके बाद जी जनाब, यही हुआ है। सिंध के साई सरकार ने एडिशनल आईजी कराची अमीर शेख को कुर्बानी का बकरा बनाया है। जख्मी डाकू को अस्पताल क्यों नहीं लेके गए? साई सरकार ने एडिशनल आईजी को फारिग करने का फैसला कर लिया। रांझानी हलाकत केस में वजीर आला सिंध ने एडिशनल आईजी कराची को ओहदा छोड़ने के अहकाम दे दिए हैं। इसी कराची में साई सरकार के सामने बेगुनाह अमल की जान गई, कुछ नहीं हुआ। मकसूद को कत्ल कर दिया गया, कुछ नहीं हुआ। सिंध सरकार सोती रही। नकीबुल्लाह महसूद को मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया। राव अनवार को बहादुर बच्चा करार दे दिया गया। लेकिन रांझानी हलाकत केस में आखिर ऐसा क्या है? सिंध पुलिस ने एडिशनल आईजी को तब्दील करने की ठान ली। इस पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। फैसल, अमल केस हो जाता है, मकसूद केस हो जाता है, इंतजार केस हो जाता है, इतने सारे केसेस कराची में हमारे सामने हैं। इससे पहले तो कभी वजीर आला सिंध ने इतनी फुर्ती नहीं दिखाई। आखिर इस फैसले की क्या वजह है? ये सियासी फैसला हुआ है, कोई सियासी दबाव है इन पर? जी बिल्कुल किरण, ये इंतहाई हैरान कुन बात है कि इतने बड़े बड़े केसेस हुए जिसको आपने गिनाया, नकीब, मकसूद, अमल केस, तो उस वक्त तक तो वजीर आला ऐसा लग रहा था कि सो रहे थे। उस वक्त उनका ये जो है अहकामात सामने नहीं आए थे। और आज जो है वो एक डाकू जो कि मरा है, और वो भी आम शहरी की फायरिंग से मरा है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ वाक़यात में रोज़ाना इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं इस शहर में, जिसमें शहरी जो है वो जान से जाते हैं। डाकू जो है वो इक्का दुक्का ही मारे जाते हैं। और इसी शहर में अवाम के हाथों डाकू मारे गए, तब वज़ीर आला खामोश रहे, और जो है वो जलाया भी गया डाकुओं को, तब भी जो है वो ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन ना जाने क्यों इरशाद के केस के सिलसिले में वज़ीर आला इतने एक्टिव दिखाई दिए कि उन्होंने जो है वो पुलिस वालों की सुबह गिरफ्तारी के अहकाम दिए। इसके साथ साथ जो मुद्दई था उसको भी गिरफ्तार करने के, उसके खिलाफ मुकदमा करने के अहकाम दिए। ये मैं आपको बताऊं कि ये एक तरह से कौम परस्तों का दबाव मालूम होता है। और सोशल मीडिया पे जिस तरह से एक्टिव हैं वो लोग, वो इसको मासूम करार देना चाहते हैं, जबकि इस सिलसिले में पुलिस का किरदार जो हमें दिखता है, वो पुलिस वाले भी हैरान हैं कि इस तरह से आईजी, डीआईजी और एसएसपी जिनसे हमारी बात हुई, वो ये कहते हैं कि इस शख्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना सिर्फ कराची का है बल्कि इंटीरियर का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सीडीआर सिस्टम, जो सीडीआर रिकॉर्डिंग मिली है इस शख्स की, वीडियो रिकॉर्डिंग, इसके अलावा इसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन, एनी शाहिदीन, कुछ विटनेसेस, वो तमाम इसके अगेंस्ट है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो इस इरशाद के फेवर में जाती है कि वो जख्मी जो पड़ा हुआ था, और वो जो फुटेज थी जिसमें वो तड़प रहा था, और मुद्दई जो ये कह रहा था कि इसको हाथ ना लगाओ। तो हमने मुद्दई से भी पूछने की कोशिश की, जो कि चेयरमैन है, उन्होंने ये कहा कि रहीम शाह ने कि मैंने इसलिए ये कहा था कि यहाँ से एविडेंस मिस ना हो, और पुलिस आएगी तो पुलिस की निगरानी में ही पुलिस यहाँ से पिस्टल उठाए, डाकू को उठाए और वो लेके जाए। बिल्कुल, पुलिस भी इस पर हैरान है। बिल्कुल, वो फुटेजेस हमारे सामने मौजूद हैं, हम उसे देखते भी रहे हैं और नाज़रीन तक हमने पहुंचाया भी था। इसीलिए तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह, इतने एक्टिव पुलिस के हवाले से बात कर रहे हैं, आईजी को फारिग हो जाने के अहकाम दे रहे हैं, ये इतनी ज्यादा एक्टिव कौम परस्तों के दबाव की वजह से वज़ीर आला सिंध साहब? जी बिल्कुल, ऐसे ही लगता है कि उन पर जो है वो यही दबाव है, और इस दबाव की वजह से जो है वो अपने आप को जो है वो बासर वज़ीर आला जाहिर करना चाहते हैं। और आज आपने देखा कि ये जो है, अगर इसको, इस मामले को यहाँ पर हल नहीं किया गया तो ये और मज़ीद हसास हो जाएगा, क्योंकि जब आवाम को आपने लाइसेंस क्यों दिया है? अगर कोई डाकू आ रहा है उससे लूट मार के लिए, तो वो क्या इंतज़ार करे कि पहले वो मुझे गोली मारे तो मैं उसको गोली मारूं?
आप वजीर आला असेंबली में कह रहे हैं कि उस पे अगर बिल्कुल वजीर आला साहब, फैसल माफ कीजिएगा कता कलामी कर रही हूँ, साहब जो इतने एक्टिव हो गए, अगर अवामी मफाद में पहले अगर ये इतने एक्टिव हो जाते, अवामी मफाद में कुछ काम कर रहे होते, तो शायद आज ये सिचुएशन ही ना होती कि उनको किसी के दबाव में आकर ये ऐसे फैसले करने पड़ते। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।